सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ योर सेकेंड यूनिट का सेकेंड लेक्चर से। सो कल हमने जो है वो पूरा देख लिया था कि यूनिट क्या है, कंसिडरेशन क्या होता है ना, उसके लीगल रूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर बेसिकली यहाँ पर हमने सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉमिस और प्रॉमिसी क्या होता है, ये सारी बातें हमने देखी। अब आज हमको दो चीज़ें बस यहाँ से कवर करनी है, दो रूल्स हमको कवर करने हैं। पहला हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ हम करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे जनरल रूल दैट इज़ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसका टाइटल आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले तो आप जानने का और समझने का ट्राई कीजिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है, जरा इसको देखेंगे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को बड़ी ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ देर इज़ वन टायर कंपनी। इमेजिन करो कि ये एक टायर कंपनी है, ये टायर कंपनी का एक डीलर है डी, टायर कंपनी का एक मेन डीलर है डी, और इसी डी ने एक और सब डीलर है, एक होता है मेन डीलर और एक उसके नीचे होता है सब डीलर। तो एक लेट अस से फॉर एग्जांपल इसका नाम है दत्तू, नेम ऑफ दिस पर्सन इज दत्तू, और ये इधर दूसरा पर्सन जो सब डीलर है वो है बी, उसका नाम है बाबू। ओके, तो तीन यहाँ पर जो है लोग आपको दिख रहे हैं। एक हो गई मेन टायर कंपनी जो मेन टायर मैन्युफैक्चरर करती है, इमेजिन करो एमआरएफ। एमआरएफ का नाम तो सुना होगा आपने, इंडिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी है। ये इतनी फेमस कंपनी है, आप जानते हो इसकी एक शेयर की प्राइस कितनी है? चलिए आपको दिखाएंगे। अब बात आई है तो देख लेते हैं। आप चलिए आप मुझे बताइए एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस क्या होगी, कोई आइडिया है आपको? एनी आइडिया कि एमआरएफ के एक शेयर की कितनी प्राइस होगी? बताइए जरा सोच के। कोई गेस कर सकता है एक एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस कितनी होगी मार्केट में? फिर मैं इसको ओपन करूंगा यहां पर। 35,000। एक बच्चे का आंसर है 35,000, आंसर इज 77,320 रुपीज। ये है आपके सामने, इतना महंगा शेयर है एक। तो बेटा जो आपने जवाब दिया उससे डबल प्राइस है इसकी, उससे डबल है। 35 का डबल होता है कितना? 70। ये तो उससे भी ज़्यादा है, 77,320 एक शेयर की प्राइस है। सर इतना महंगा कैसे है शेयर? बेटा ये चर्चा हम बाद में करेंगे, बस एमआरएफ का नाम आ गया तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा नॉलेज अपडेशन कर दूं कि एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस 77,000 रुपीज़ का है। मतलब इमेजिन करो ये कंपनी कितनी रिच है, मतलब कितना हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलिए वो हमारा जो है वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हम पहले तो बात करेंगे किसकी? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एमआरएफ एंड दत्तू। दत्तू जो है वो एमआरएफ टायर्स का डीलर है। दत्तू जो है वो एमआरएफ टायर का डीलर है। तो एमआरएफ टायर, ये एमआरएफ जो कंपनी है ये टायर बेचती किसको है? दत्तू के बीच। तो इनके बीच है मेन कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच है मेन कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर एमआरएफ ने अपने जो टायर है उसकी एमआरपी रखी है, उसकी एमआरपी रखी है लेट अस से फॉर एग्जांपल 3,000। ठीक है, अब दत्तू ने क्या करा? दत्तू ने इसमें से कुछ टायर बाबू को बेच दिए। दत्तू ने क्या करे, इसमें से कुछ टायर बाबू को बेच दिए। और जब बाबू को बेच दिए, सेल ऑफ टायर, सेल ऑफ एमआरएफ टायर, सेल ऑफ एमआरएफ टायर। और जब दत्तू ने बाबू को टायर बेचा तब दत्तू ने बाबू को बोला कि तू कितने भी टायर बेच लेकिन एमआरपी के नीचे नहीं बेच सकता तू। मतलब दत्तू ने बाबू को क्या बोला, तू कि मैं तेरे को टायर दे दूंगा थोड़े से डिस्काउंट पर, लेकिन ये टायर तू 3,000 या उसके ऊपर बेचेगा। 3,000 के बिल्कुल भी नीचे तू प्राइस गिरा करके टायर को नहीं बेचेगा। ऐसा किसने किसको बोला? ऐसा दत्तू और बाबू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और दत्तू ने बाबू को बोला कि यदि तूने एमआरएफ के टायर की प्राइस को 3,000 से सस्ते में बेचा तो तेरे को पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पर लिखेंगे पेनल्टी टू बी पेड, पेनल्टी टू बी पेड बाय बाबू, बाय बाबू if he sells, if he sells mrf tires, mrf tires below mrp,
अब ये जरा मैथमेटिकल जो है यहाँ पर कैलकुलेशन, जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। एमआरएफ ने दत्तू को टायर बेचा, दत्तू ने कुछ डिस्काउंट पे वही टायर बाबू को बेचा। एमआरएफ का और बाबू का डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दत्तू ने बाबू को बोला कि यदि तुम एमआरएफ का टायर बेचना चाहते हो तो तुम बेचो, उसकी प्राइस तुम 3000 या उससे ऊपर में बेचो, लेकिन तुम उससे सस्ता नहीं बेच सकते, उससे तुम सस्ता नहीं बेच सकते। यदि तुमने बेचा तो उस केस में बाबू को कुछ पेनल्टी पेमेंट करनी होगी दत्तू को। ये कॉन्ट्रैक्ट दत्तू और बाबू के बीच में हुआ। अब केस थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, आगे चल के क्या होता है। बाबू मेक्स सेल ऑफ 3 MRF tires, makes sale of 3 MRF tires at the rate of rupees 2500 each, at the rate of rupees 2500 each। बाबू ने 3 कस्टमर को एमआरएफ के 3 टायर बेचे और प्राइस क्या लगाई उसने 2500। मुझे बताइए क्या इस केस में बाबू ने कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन को तोड़ा है, हाँ या ना? अरे बताओ रे, क्या बाबू ने कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन को तोड़ा है? दत्तू ने जब बाबू को टायर बेचे तब दत्तू ने क्या बोला, तू इसकी प्राइस 3000 है, उससे ऊपर रखना, उससे नीचे नहीं रखना, और अगर रखेगा तो तेरे को पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। और दत्तू ने वही गलती करी, 3 टायर उसने 2500 के हिसाब से बेचे। अब ये जो है इस 2500 की प्राइस की बात एमआरएफ कंपनी को पता चल गई, ये 2500 की पेमेंट की बात एमआरएफ वाली टायर कंपनी को पता चल गई। और क्या हुआ, टायर कंपनी को लगा यार मैं इतना अच्छा क्वालिटी का टायर बना रहा हूँ और ये कौन भैया बाबू है जो हमारे टायर इतने सस्ते में बेच रहा है, तो हमारी टायर की वैल्यू गिरा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करा, एमआरएफ टायर ने उठा के केस फाइल कर दिया बाबू पर। एमआरएफ टायर ने, जो मेन कंपनी है, उसने केस फाइल कर दिया बाबू पर, और बाबू और एमआरएफ दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट चले गए। जब कोर्ट में मुकदमा चला तब जज साहब ने देखा कि बाबू ने ठीक है गलती करी है कि एमआरएफ के टायर को एमआरपी से सस्ते में बेचा है, लेकिन बाबू और दत्तू के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर तुम टायर को 3000 से नीचे के प्राइस पर बेचते हो तो तुमको पेमेंट करना पड़ेगा पेनल्टी का। तो बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे वाला, ये बाबू और दत्तू के बीच में है। तो दे आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर दिस मिस्टेक, दे आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फॉर दिस प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड। एमआरएफ टायर कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जज ने जो डिसीजन पास करा वो मैं आपको बताता हूँ। जज ने कहा एमआरएफ टायर कंपनी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मेन ये अपने दत्तू एंड बाबू आर मेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इस वाले झगड़े के लिए आर मेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। हेंस एमआरएफ टायर कंपनी कैनॉट फाइल केस ऑन बाबू, कैनॉट फाइल अ केस ऑन बाबू। वाई? बिकॉज एमआरएफ कंपनी भले प्रोडक्ट उसका है, लेकिन ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ये दत्तू और बाबू के बीच में, डायरेक्टली एमआरएफ और बाबू के बीच में नहीं है। तो एमआरएफ के पास राइट नहीं है बाबू पर केस फाइल करने का, बिकॉज जिस चीज को लेकर के झगड़ा हो रहा है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट तो बाबू और दत्तू में है, तो उनके बीच झगड़ा हो तो ठीक है। स्ट्रेंजर कैनॉट सू, स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्टिंग जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पर केस फाइल नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक दूसरे पर केस फाइल कर सकती है, यहाँ पर एमआरएफ टायर जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? और बेटा ये जो जजमेंट है ना, ये जो जजमेंट है इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ये कहता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ केस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इट इज द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हु हैव द राइट टू फाइल केस ऑन ईच अदर, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल। और बेटा इसी को हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जनरल रूल है, दिस इज अ जनरल रूल दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट
कैन नॉट फाइल अ केस। तो अब जब कभी भी आपको स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट याद करना है तो आपको ये एमआरएफ दत्तू और बाबू का एग्जांपल याद आ जाना चाहिए। मेन कॉन्ट्रैक्ट बाबू और दत्तू के बीच है, झगड़ा यहाँ पर बाबू और दत्तू के बीच होना चाहिए था, एमआरएफ कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज जो गलती हुई है उस गलती की सजा दत्तू देगा बाबू को, एमआरएफ कंपनी का क्या लेना देना है। एमआरएफ कंपनी बोलेगी मेरा प्रोडक्ट है, अरे भैया तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम घर पे बैठो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दत्तू से हुआ था, यहाँ पर बाबू का कॉन्ट्रैक्ट दत्तू से हुआ था, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, दत्तू एंड बाबू दीज आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड नॉट एमआरएफ। सो एमआरएफ को कोर्ट ने बोला तुम स्ट्रेंजर हो तो तुम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पर केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, दत्तू कैन फाइल अ केस ऑन बाबू, फिर वो अपना झगड़ा कोर्ट में लेके जाएंगे, जो मुकदमा चलना है वो चलेगा, लेकिन एमआरएफ कैन नॉट फाइल अ केस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये बेटा इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल तो हमको समझा। अब क्योंकि हमको जनरल रूल समझा है, अब हर जनरल रूल को लॉ में एक्सेप्शन होते हैं, हर जनरल रूल को क्या होता है, लॉ में एक्सेप्शंस होते हैं। तो अब हमको क्या पढ़ना है, एक्सेप्शंस टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल क्या कहता है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ केस, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, इन नीचे दिए गए टोटल कितने हैं, इन नीचे दिए गए 7 टाइप के केसेस में, 7 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जो जनरल रूल से हटके है। जनरल रूल क्या कहता है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पे केस फाइल नहीं कर सकता, एमआरएफ दत्तू बाबू का एग्जांपल। अब हम क्या पढ़ने वाले, एक्सेप्शन टू दिस रूल, मतलब इन 7 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में भले ही कोई पार्टी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो फिर भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पर केस फाइल कर सकती है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, बेटे आपने साइंस में भी कई सारे लॉज पढ़े होंगे, है ना, साइंटिफिक थियोरम्स होते हैं, मैथमेटिकल थियोरम होते हैं, उनको भी एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे लॉ में भी ये जो डॉक्ट्रिन होते हैं, मतलब थियोरम है, इसको भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो ये कुछ 7 टाइप के एक्सेप्शन है जहां पर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो केसेस है। बड़ा ही हद इंपॉर्टेंट आंसर है, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्डली 5 मार्क्स के लिए आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है। आपसे पूछेंगे व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू इट, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्डली 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको याद चाहिए। तो पहला केस कौन सा, जहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस। अच्छा सर, सारे बच्चों से मेरा सवाल है, क्या आप मेरे साथ हो, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस और नो? Yes. चलिए आइए मेरे साथ। सबसे पहला टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्या अरे ये क्या हो गया, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर पढ़ेंगे इसको। अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वॉज नॉट ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। एक बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा बिकॉज इधर ऑलरेडी ड्राइंग हो चुका है, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब इमेजिन करना पप्पू है, पप्पू का दोस्त है राजू, पप्पू का दोस्त है राजू, और पप्पू का बच्चा है छोटा पप्पू, पप्पू का बच्चा है छोटा पप्पू जो माइनर है अभी, तो उसको बच्चा है छोटा पप्पू। अब ये जो पप्पू है, मेन पप्पू है, इस मेन पप्पू की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए, रुपीज 100 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये पप्पू को कैंसर हो जाता है, तो इसको पता है कि अब नियर फ्यूचर में मेरी डेथ होने वाली है। तो पप्पू क्या चाहता है कि यार जब मैं ना रहूं तो छोटे पप्पू का ध्यान देने वाला कोई तो हो, ये मैंने जो इतनी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है ये मेरे बच्चे के काम आ जाए, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो कोई तो हो जो इसका ध्यान दे, कोई तो हो जो प्रॉपर्टी से पैसा निकाल करके बच्चे का ध्यान दे, और जब बच्चा मेजर हो जाएगा ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करना, ऐसा कोई तो हो। तो यहाँ पर पप्पू ने क्या करा, अपने दोस्त राजू को बुलाया, बोला राजू देख ऐसा है, मैं अपने जीवन के अंतिम समय बिता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ये तू मेरे लिए संभाले, तू मेरे लिए संभाले, और मेरे बच्चे का इस प्रॉपर्टी से गुजर बसर होगा। जब ये बड़ा हो जाएगा, मतलब 18 साल से ऊपर हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देना। तो राजू ने बोला भैया ओरली बोल के कुछ नहीं होता,
लेट अस फॉर्म अ ट्रस्ट, लेट अस फॉर्म अ ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट बनाया गया और इस ट्रस्ट में ट्रस्टी किसको बनाया गया? ट्रस्टी मतलब कौन होता है बेटा? जो ट्रस्ट को मैनेज करता है। ट्रस्ट एक चीज को मैनेज करने के लिए बनाई जाती है और उसका जो उनको मैनेज करते हैं उसको ट्रस्टी कहते हैं। तो ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मैनेज कर, इस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को इस ट्रस्ट में डाला गया। इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना राजू, और राजू ने क्या करा? इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी बनाया किसको? पप्पू को, छोटे पप्पू को। तो छोटा पप्पू कौन बना? बेनिफिशियरी। छोटा पप्पू कौन बना? बेनिफिशियरी। हर ट्रस्ट जो बनाया जाता है बेटा वो समाज सेवा के लिए बनाया जाता है। उसका बेनिफिट मतलब हर जो ट्रस्ट है ना उसका बेनिफिट उसका मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं होता, लेकिन बल्कि किसी को बेनिफिट देना होता है। तो इस केस में जो ट्रस्ट बना है वो किसके बेनिफिट के लिए बना है? छोटे पप्पू के बेनिफिट के लिए। तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर करी गई। ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए आदमी लगता है, तो वो आदमी कौन है? राजू, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रस्टी बोलेंगे। और ये ट्रस्ट किसके बेनिफिट के लिए बनाई गई है? पप्पू, छोटे पप्पू के बेनिफिट के लिए बनाई गई। तो छोटे पप्पू को हम क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी। अब केस को आगे ले जाते हैं। आगे चल के पप्पू की मौत हो जाती है और राजू की नीयत घूम जाती है। राजू की नीयत घूम जाती है। ये जो छोटा पप्पू है ये बड़ा हो जाता है और अब ये राजू जो है इसकी जिम्मेदारी क्या है कि ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसने अभी छोटे पप्पू के नाम कर देनी चाहिए, बिकॉज अभी छोटा पप्पू छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया। ही हैज नाउ बिकम मेजॉरिटी ऑफ एज, माइनर तो रहा नहीं। लेकिन राजू ने जो ट्रस्टी है इस ट्रस्ट का, उसने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करा बेनिफिशियरी के नाम पे। तो यहां पर लॉ कहता है कि क्योंकि यहां पर ये बेनिफिशियरी है ना पप्पू, अपना छोटा पप्पू बेनिफिशियरी है, तो इस केस में छोटा पप्पू कैन फाइल अ केस ऑन राजू। अब आप बोलोगे सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे एप्लीकेबल हो रहा? यहां पर जो बेटा ट्रस्ट का मेन कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बिटवीन बड़ा पप्पू एंड राजू। तो छोटा पप्पू तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्योंकि ये ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है और छोटा पप्पू बेनिफिशियरी है, तो अपने अधिकार को लेने के लिए छोटा पप्पू कैन फाइल अ केस ऑन राजू। सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल केस ऑन अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो ये थी बात ट्रस्ट के रिलेटेड। एग्जाम्पल आपको याद आना चाहिए, पप्पू, राजू एंड छोटा पप्पू। ओके, अगला केस जहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अगला केस है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट के केस में क्या 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 होता है, कैसे होता है देखेंगे। इफ टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट में एनफोर्स द एग्रीमेंट, में एनफोर्स द एग्रीमेंट। देखिए क्या हो गया, इधर दो बच्चे और उनके मम्मी के बीच का केस है। मैं अलग से एग्जांपल नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी इधर एग्जांपल प्रिंटेड है। टू ब्रदर्स एक्स एंड वाई agreed to pay an allowance of rupees 20,000 to mother on partition of joint properties। एक मम्मी है, उसके दो बच्चे हैं एक्स एंड वाई। अभी हो सकता है कि उनके पापा गुजर गए और बहुत बड़ी फैमिली की प्रॉपर्टी थी, तो एक्स एंड वाई ने ये प्रॉपर्टी को आपस में बांट लिया। आधा एक्स ने रखा, आधा वाई ने रखा, और दोनों ने ये अग्री करा कि उनकी मम्मी, क्योंकि उनकी मम्मी तो कॉमन है, उनकी मम्मी को वो हर मंथ 20,000 रुपीज का क्या देंगे? उनके मेंटेनेंस का खर्चा देंगे। ऐसा एक्स एंड वाई ने एग्री करा एक दूसरे के साथ। अब ये जब एग्रीमेंट हो रहा था फैमिली सेटलमेंट का, इसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखा जा रहा था, वहां पर एक्स और वाई ने साइन करके लिख दिया कि हम अपने मम्मी को 20,000 रुपीज देंगे मंथली, उनका मेंटेनेंस का खर्चे के हिसाब से। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी मम्मी ने साइन नहीं करा है, मम्मी ने साइन किया ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई फैमिली सेटलमेंट इनके बीच है, इसमें मम्मी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने लेकिन एग्री किया है कि हम मम्मी को पेमेंट करेंगे। अब आगे जाके क्या होता है, एक्स और वाई मम्मी को पेमेंट देने से मना करते, कह रहे मम्मी खर्चा बहुत हो रहा है, हमको ही पैसे नहीं पूर रहे, तो हम आपको पैसा कहाँ से दे दे। तो एक्स और वाई ने मम्मी को 20,000 रुपीज पर मंथ देने से मना कर दिया। इस केस में यहाँ पर लॉ कहता है कि भले ही उनकी जो मम्मी है शी इज नॉट अ पार्टी टू द मेन फैमिली सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट she can file a case on X and Y to recover that 20,000 monthly maintenance amount। तो भले ही मम्मी का नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, भले ही मम्मी ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करा है, लेकिन मम्मी उन एक्स और वाई पर केस फाइल कर सकती है
बिकॉज फैमिली सेटलमेंट के केस में जब किसी के बेनिफिट की बात आती है तो लॉ उसके साथ खड़ा है, लॉ उसका पूरा साथ देगा. सो दैट इज दैट एक्सेप्शन वाला पॉइंट, दैट फैमिली सेटलमेंट के केस में जिस पार्टी का ओरिजिनली फैमिली सेटलमेंट में नाम नहीं था, he becomes a stranger to contract, but still he can file a case on the contracting parties to recover what is payable to him. Please tell me, क्या अब तक आपको ये दो चीज समझ में आई? अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ सर. चलो आगे, नेक्स्ट एक्सेप्शन. अरे क्या हो गया ये? अगला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स. ये कैसे होता है सर? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, कभी कभी मैरिज किसी फाइनेंशियल टर्म्स पे किए जाते हैं. उसका बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल यहाँ पर है. और इस केस में भी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स की वाइफ, यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ, मिस्टर एक्स वाइफ डिजर्टेड हिम फॉर इल ट्रीटमेंट टू हर. मिस्टर एक्स है और उसकी एक वाइफ है, उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया है बिकॉज वो उसकी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करता. हो सकता है उसको मार रहा हो सकता है उसको बहुत गालियां देता हो सकता है उसके साथ अच्छे से व्यवहार ना करता हो. तो मिसेस जो एक्स की वाइफ है उसने एक्स को छोड़ दिया, ठीक है. अभी एक्स को तन्हाई में जी रहा है, तो एक्स कई बार मनाने का ट्राई करता है अपनी वाइफ को कि यार तुम घर लौट आओ, मैं चेंज हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ. बट उसकी वाइफ मानने को रेडी नहीं है. तो एक्स क्या दिमाग लगाता है, एक्स उसके वाइफ के पापा को, मतलब उसके ससुर को, एक्स का फादर इन लॉ मतलब क्या, उसके वाइफ के पिताजी मतलब उसके ससुर, एक्स अपने ससुर, जो उसके ससुर का नाम क्या है, पुरी. एक्स प्रॉमिस्ड हिज वाइफ्स फादर, मतलब उसके ससुर को उसने क्या प्रॉमिस करा, दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपरली और एल्स ही विल पे हर अ मंथली अलाउंस. उसने उसके पापा को वचन कि मैं ससुर जी मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी बच्ची को बड़ी बढ़िया तरीके से रखूंगा, लेकिन अगर मेरे तरफ से फिर से उसको इल ट्रीटमेंट होती है तो मैं उसको मंथली मेंटेनेंस का खर्चा दूंगा. ऐसा ससुर और दामाद के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. आगे क्या हुआ, बट शी वॉज अगेन इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड. लेकिन ये सब कांड होने के बावजूद हमारा एक्स भैया तो सुधरा नहीं, वो वापस से अपने वाइफ के साथ इल ट्रीटमेंट करने लगा. हेल्ड she has all the right to sue Mr. X against the contract made between X and Mr. Puri even though she was a stranger to contract. और आगे क्या होता है, X ने क्या प्रॉमिस करा था कि यदि मैंने वापस इल ट्रीटमेंट करा अपनी वाइफ के साथ तो मैं उसको खर्चा पानी दूंगा. ऐसा उसने वाइफ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, उसने अपने ससुर से कॉन्ट्रैक्ट करा एक्स ने. तो वापस उसने इल ट्रीटमेंट किया तो उसने पैसा देना चाहिए था, तो हो सकता है कि उसने पैसा ना दिया हो. तो इस केस में लॉ कहता है कि भले ही मेन कॉन्ट्रैक्ट ससुर और दामाद के बीच है, लेकिन ये वाइफ भी जो है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन स्टिल शी कैन फाइल अ केस ऑन हस्बैंड. व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर फाइनेंशियल टर्म्स आर सेट इन अ मैरिज फॉर्मेट, वेयर फाइनेंशियल टर्म्स आर सेट इन अ मैरिज फॉर्मेट. और इस केस में भले ही वो वाइफ, दामाद और ससुर का मेन कॉन्ट्रैक्ट है, वाइफ का सच कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल शी कैन फाइल अ केस ऑन हर हस्बैंड फॉर रिकवरिंग दैट मनी. सो दैट वाज द केस. ये भी एक एक्सेप्शन में आता है कि स्ट्रेंजर होने के बावजूद आप कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पर केस फाइल कर सकते हो. अगला जो एक्सेप्शन है वो क्या है, अगला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, लेट अस से फॉर एग्जांपल मुझे लॉटरी का प्राइस लगा, मुझे लॉटरी का प्राइस लगा और मुझे 1 करोड़ रुपए आना था कहीं से, मुझे किसी से 1 करोड़ रुपए आने थे. अब मुझे लगा कि यार चलो अभी कोविड-19 का समय चल रहा है तो मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ. तो मैंने एक मरीज को बोला कि एक काम करो, मेरे को जो 1 करोड़ रुपए आना है ये तुम रख लो, 1 करोड़ रुपए का पूरा के पूरा तुम रखो, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए हेल्प है. ऐसा मैंने ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते उसको बोला कि चलो मेरे को जो 1 करोड़ रुपए आना है ये तुम अपने नाम कर लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हेल्प है. तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि मेन कॉन्ट्रैक्ट मेरे और उस पैसे देने वाले के बीच है, लेकिन मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मुझे बेनिफिट मिलने वाला है 1 करोड़ रुपया, ये मैंने किसी को असाइन कर दिया. इसको कहते हैं असाइनमेंट. ठीक है, असाइनमेंट की बेटी डिटेल चर्चा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आगे करने वाले हैं. तो यहाँ पर केवल इतना समझना, मेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से कोई एक बंदा जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको बेनिफिट मिलता है
तो बेनिफिट आप किसी को असाइन कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला भैया 1 करोड़ रुपए जो मुझे आना है आप इसको पेमेंट कर दो, इसको ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने इसकी हेल्प करनी चाहिए। इस केस में लॉ कहता है अगर अब जो बंदा पेमेंट करने वाला है उसने 1 करोड़ रुपया उस मरीज को नहीं दिया तो उस मरीज के पास अधिकार है उस सब पैसे देने वाले आदमी पर केस फाइल करने के लिए। आप बोलोगे सर लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट तो आपके और उस पैसे देने वाले के पीछे, आपने तो केवल हेल्प के नाते असाइनमेंट करा है। तो लॉ कहता है सबसे पहले तो असाइनमेंट बेनिफिट्स का ही हो सकता है, और जिसको असाइनमेंट हुआ है बेनिफिट का वो बेनिफिट वाले पर्सन को अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से किसी पर केस फाइल कर सकता है। तो मेरे केस में वो मरीज मेरे पे तो केस फाइल नहीं करेगा बिकॉज मैंने तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो किस पर केस फाइल करेगा? वो पार्टी पर जो पैसा नहीं दे रहा है। सो ये वही वाला एग्जाम्पल है। तो देखो एक बार फटाक से रीड करेंगे। When the benefit under a contract has been assigned, the assignee हमारे एग्जाम्पल में वो मरीज कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। ये हम इसकी चर्चा चैप्टर 3-4 में करेंगे आगे, लेकिन आप अभी के लिए समझिए कि अगर बेनिफिट असाइन किया है बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो भैया तुम केस फाइल कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एक्सेप्शंस टू दिस? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अगली बात है सेक्शन फिफ्थ नंबर का, भी केवल 3 बच गए। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपेल। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपेल ये क्या होता है? एस्टॉपेल वेयर promisor by his action, conduct मतलब action, acknowledges himself as an agent to the third party, it would result into a binding obligation towards the third party। एग्जाम्पल पढ़ेंगे समझ में आएगा, बहुत ईजी है। If L gives to M rupees 20,000 to give to N and M informs N that he is holding the money for him but afterward M refuses to pay the money, N will be entitled to recover the same from the former, that is M। सर क्या समझे? LMN में कुछ समझा नहीं। देखो इमेजिन करो लल्लू लाल, एक है लल्लू लाल, एक है मन्नू भाई मतलब हमारा M, और एक है मिस्टर नितिन, N वाला मिस्टर नितिन। ये 3 बंदे हैं। अब लल्लू लाल ने क्या बोला? लल्लू लाल का क्या हो गया, कुछ तो पैसा लल्लू लाल को पेमेंट करना था मिस्टर नितिन को, कितना? 20,000 रुपए का। ठीक है, लल्लू लाल ने क्या बोला, और लल्लू लाल को मन्नू भाई से आना था 30,000 रुपया। एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं मैं। लल्लू लाल को पेमेंट करना था नितिन को 3,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए का, और लल्लू लाल को मन्नू भाई से पैसे आने थे 30,000 रुपए। तो लल्लू लाल ने मन्नू भाई को क्या बोला? मन्नू भाई एक काम करो, आप मुझे केवल 10,000 दे दो, यू जस्ट गिव मी 10,000, और जो बैलेंस 20,000 आप मुझे देने वाले थे आप मेरे बदले नितिन को दे दो, आप मेरे बदले नितिन को दे दो। ऐसा लल्लू लाल ने मन्नू भाई से कहा। तो मन्नू भाई ने उठाया फोन, मन्नू भाई ने फोन उठाया और मन्नू भाई ने नितिन भाई को फोन करके बोला, जी मैं मन्नू भाई बोल रहा हूँ, लल्लू लाल का दोस्त, आपके जो 20,000 रुपए आपको लल्लू लाल से आने थे वो मैं अभी आपको पेमेंट करूंगा। तो नितिन ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जाके ये मन्नू भाई नितिन को पेमेंट ही नहीं करता, कुछ भी रीजन हो सकता है हमको नहीं पता, मन्नू भाई नितिन को पेमेंट नहीं करता। इस केस में लॉ कहता है कि भले ही ये 20,000 का मेन कॉन्ट्रैक्ट लल्लू लाल और नितिन के बीच है, बट क्योंकि मन्नू भाई ने एक्नॉलेज करा था कि नितिन भैया मैं तुम्हारा 20,000 का पेमेंट करूंगा, तो इस केस में इन दिस केस नाउ नितिन कैन फाइल अ केस ऑन मन्नू भाई इवन इफ मन्नू भाई इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। समझे बात को? तो यहां पर नितिन जो है वो मन्नू भाई पर केस फाइल कर सकता है अपना 20,000 रुपया रिकवर करने के लिए। सो ये वो वाला एग्जांपल है LMN, दैट इज एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपेल, दैट इज दैट पॉइंट। चलिए 6th एक्सेप्शन। अच्छा किसी को डाउट है इसमें? डज एनीबडी हैज एनी डाउट? बोलो। नो सर। ओके चलिए 6th वाला पॉइंट, इन केस ऑफ कवेनेंट रनिंग विद द लैंड, इन केस ऑफ कवेनेंट रनिंग विद द लैंड। यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा एग्जाम्पल है ये, जरा इसको समझने का हम ट्राई करेंगे।
द पर्सन हु परचेसेस लैंड विथ नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड, द कवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड, कवेनेंट का यहां पर मतलब लिख लो कंडीशन, कंडीशन, द कंडीशन अफेक्टिंग द लैंड मे बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। सर क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा, एग्जाम्पल रीड करेंगे पूरा समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, एक बंदा था उसके पास दो जमीनें थी, एक थी एग्रीकल्चरल जमीन और एक थी नॉन एग्रीकल्चरल जमीन। वन वॉज एग्रीकल्चरल लैंड एंड द अदर वॉज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आती है। He sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose so as to protect the agricultural land from pollution। अब उसने क्या करा, एक उसके पास थी, वो थी खेती करने वाली जमीन, उपजाऊ जमीन, और एक थी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये ओनर ने क्या करा, अपनी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड किसी को सेल करी। हाँ, ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड किसी को सेल करी, और सेल करते वक्त उसमें एक कंडीशन डाल दी कि ये लैंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कभी यूज नहीं कर सकते। उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज अगर इंडस्ट्री आती है तो बाजू की लैंड भी खराब हो जाएगी, तो इसने उसमें कंडीशन डाल दी कि भैया ये लैंड कभी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और सामने वाले को उस चीज का पता था और उसने क्या करा, ये कंडीशन पता होने के बावजूद उसने परचेस करा। अभी आगे क्या हो गया, सच कंडीशन इज अटैच विद द लैंड सो हूसोएवर is the successor of the land has to abide by it। आगे पढ़ रहा हूं। such are called restrictive covenants and all the successor are bind to it। मतलब एग्जांपल लेते हैं अब तो समझ में आएगा। यहां पर A है, इस A के पास दो लैंड है, लैंड 1 एंड लैंड 2। लैंड 1 एग्री लैंड है और लैंड 2 क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, A ने क्या करा, सोल्ड लैंड नंबर 2, उसने बी को बेचा, और बेचते वक्त जो सेल डीड बनाई, बेचते वक्त उसमें लिख दिया कि ये जो लैंड नंबर 2 है इसको कभी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करना। बी ने बोला ओके। अब इस लैंड पर वो कंडीशन आ गई कि कभी भी इस पर कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काम नहीं हो सकता, ये कंडीशन उसने डाल दी उसमें। ठीक है, अब बी ने क्या करा, इसके पास जो लैंड नंबर 2 आई, यही लैंड बी ने सी को बेचा, यही लैंड बी ने क्या करा, सी को बेचा। अब सी ने जब इस लैंड को परचेस करा तो उस लैंड के साथ ये कंडीशन भी साथ साथ ही चलेगी। देखिए, जो ओरिजिनल ओनर है ना लैंड का, अगर वो सेल करते वक्त कुछ कंडीशन लगा देता है उस सेल के रिलेटेड, तो वो हमेशा वो लैंड उस कंडीशन के साथ ही सेल होगी। फिर चाहे वो बी से सी को जाए, सी से डी को जाए, डी से ई को जाए, लैंड के साथ वो कंडीशन भी अटैच हमेशा रहेगी। उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कवेनेंट रनिंग विद द लैंड। ठीक है, तो यहां पर भैया सी ने परचेस करा ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, और सी ने वहां पर एग्री और क्या करा, सी ने वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगा दी, अपनी फैक्ट्री लगा दी। लैंड के इसमें क्या लिखा था कि भैया इस लैंड पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ये ओरिजिनली किसने लिखा था, ए ने लिखा था। ए ने बी को जब बेचा तब ये कंडीशन डाल दी। बी ने जब सी को बेचा तब बी ने खुद ने कुछ नहीं बोला सी को कि ऐसा कुछ कंडीशन है, लेकिन डॉक्यूमेंट में लिखा था और सी ने उसको रीड भी किया था। इसके बावजूद सी ने उस पर फैक्ट्री लगा दी वहां पर। इस केस में ए सी पर सीधा केस फाइल कर सकता है, बिकॉज उस लैंड में कंडीशन थी कि तुमने इसको एग्रीकल्चरल के लिए यूज नहीं करना और तुमने कर दिया, सॉरी नॉट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं करना और तुमने कर दिया। तो भले ही तुमको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्ट तो बी और सी के बीच में है, बट स्टिल ए कैन फाइल अ केस ऑन सी even if A is a stranger to the contract। okay, so that is this concept of covenant running with the land। और लास्ट पार्ट आ रहा है, उसके बाद हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लास्ट एक्सेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। सर इसका क्या मतलब है, जरा देखो भैया। एजेंट पहले मैं रीड करूंगा, फिर एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आएगा। The principal can enforce the contracts entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the nature and in the name of principal। जय वीरू बसंती का एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, जय वीरू बसंती अभी दिल्ली,
ठीक है, इंदौर, ये 2 सिटीज है। हमारा जय भाई इधर से बिलोंग करता है, जय दिल्ली वाला है, और इंदौर में 2 बंदे रहते हैं, एक है वीरू और एक है उसकी दोस्त। कौन? बसंती। उसकी दोस्त है बसंती। ठीक है। अब दिल्ली में क्या होता है, कपड़ों का मार्केट बड़ा सस्ता है। दिल्ली में आपको जो क्लॉथ्स है अच्छे क्वालिटी के कम दामों पर मिलते हैं, तो वहां पर आपको क्लॉथ मर्चेंट बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे। वैसे जय का बहुत बड़ा। हेलो, क्या हो गया? कोई बच्चा कुछ बोला क्या अभी? है कि शायद गलती से हो गया होगा। जय जो है, जय ने क्या बोला वीरू को, ओए वीरू सुन, मैं यहाँ का बहुत बड़ा कपड़ों का मर्चेंट हूँ, तो मैं अपने यहाँ का जो क्लॉथ का बिजनेस है, मैं ये इसको इंदौर में एक्सपांड करना चाहता हूँ। तो एक काम कर, तू मेरी एजेंसी ले ले और तू मेरे बिहाफ पे इंदौर में बिजनेस कर। जो भी तू बिजनेस इंदौर में करेगा उसके लिए मैं तुझे कमीशन पे करूँगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किसके बीच में हुआ? जय और वीरू के बीच में। तो यहाँ पर जय कौन बोलेंगे हम इसको? जय को हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और वीरू को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे वीरू को? बोलो। एजेंट बोलेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, बसंती कुछ कपड़े वीरू के शॉप से परचेस करती है। वीरू ने बहुत बढ़िया सा बड़ा शॉप लगाया और वो माल जय से मंगाता है और इंदौर में बेचता है, तो वीरू का बड़ा नाम हो गया। बसंती ने अपनी शादी के लिए कुछ कपड़े वीरू के शॉप से परचेस करे और बसंती ने बोला कि शादी के बाद मैं इसका पेमेंट करूंगी। तो वीरू बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहचान वाले हो, आप बाद में पेमेंट किया तो चलेगा। बसंती की शादी हो गई, शादी होके 6 महीने हो गए और बसंती ने पेमेंट नहीं करा। बसंती ने पेमेंट नहीं करा, तो यहाँ पर लॉ कहता है कि बसंती ने क्योंकि पेमेंट नहीं करा है और वीरू तो केवल जय का एजेंट है, मेन बिजनेस तो जय के नाम से चल रहा है, तो इस केस में जय कैन फाइल अ केस ऑन बसंती। आपको ऑन फेस ऐसा लग रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो बसंती और वीरू के बीच में हुआ है, लेकिन वीरू तो केवल एजेंट है, मेन बिजनेस किसका है? मेन बिजनेस तो जय का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेन बिजनेस तो जय का है और वीरू जय के नाम पर ही बिजनेस कर रहा है। वीरू को तो केवल कमीशन मिलता है, वो जितना भी सेल करता है। तो यहाँ पर अगर बसंती ने पैसा नहीं दिया वापस, तो जय कैन डायरेक्टली फाइल अ केस ऑन बसंती फॉर रिकवरिंग द अमाउंट। तो इन दिस केस भले ही हमको ऐसा लगता है कि जय एक आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, बट स्टिल ही कैन फाइल अ केस ऑन बसंती। यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो जनरल रूल है बेटा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ बोलिए। किसका? एमआरएफ टायर। हाँ, ये एमआरएफ टायर, यस। उसमें आपका ये कहना है कि सर ये दत्तू एमआरएफ टायर का एजेंट है क्या? नहीं बेटे, एमआरएफ टायर का डीलर है, उसने बकायदा एमआरएफ टायर से टायर को परचेस करा है, पैसा दे करके टायर को परचेस करा है, अब वो टायर उसके ओनरशिप में है। जय वीरू के केस में यहाँ पर एक बच्ची का सर एक बहुत बढ़िया डाउट है, अच्छा सा डाउट है, सबके लिए ये होना चाहिए। बच्ची का डाउट है कि सर ये जो एमआरएफ दत्तू और बाबू का एग्जाम्पल है, उसमें फिर ये दत्तू क्या एमआरएफ टायर का एजेंट है क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने बताया कि दत्तू डीलर है। डीलर क्या करता है? माल परचेस करता है, और एजेंट क्या करता है? माल परचेस नहीं करता, वो केवल माल लेता है और बेचता है। तो वो उसको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो भी वो सेल करेगा बिल जय के नाम का जाएगा, उसमें से केवल कमीशन वीरू को मिलेगा। और दत्तू बाबू एमआरएफ के केस में जब दत्तू ने बाबू को सेल करा तो बिल एमआरएफ के नाम का नहीं, दत्तू के नाम का बिल गया। ये फर्क है दोनों एग्जाम्पल में। इज योर डाउट क्लैरिफाइड? सिमरन, आपका डाउट क्लैरिफाई हुआ क्या? हाँ सर। गुड। तो यहाँ पर ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कहानी खत्म होती है। एग्जाम के एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू इट? तो इसमें 7 एक्सेप्शन है, याद क्या क्या रखना है? सबसे पहला ट्रस्ट वाला एग्जाम्पल, पप्पू राजू छोटा पप्पू, एग्जाम्पल याद आना चाहिए। बेनिफिशियरी कैन फाइल अ केस ऑन ट्रस्टी। उसके बाद एग्जाम्पल कौन सा था? फैमिली सेटलमेंट,
मम्मी, उसके 2 बच्चे, उसने वो पैसा मम्मी को नहीं दे रहे तो मम्मी कैन फाइल अ केस ऑन दैट। थर्ड कौन सा था? फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट, एक्स, उसकी वाइफ और उसका ससुर, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट दामाद और ससुर के बीच है, लेकिन वाइफ अपने हस्बैंड पर केस फाइल कर सकती है क्योंकि ये मैरिज का अरेंजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। असाइनमेंट, या एग्जाम्पल याद आना चाहिए, मैंने किसी को असाइन करे 1 करोड़ रुपए जो मुझे आने थे, उसने नहीं दिया तो ये मरीज उस पर केस फाइल कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट, एस्टॉपेल, लल्लू लाल, मन्नू भाई और नितिन का एग्जाम्पल याद आना चाहिए, तो नितिन कैन फाइल अ केस ऑन मन्नू भाई। उसके बाद कवेनेंट, इसमें एबीसी का एग्जाम्पल, ए ने बी को बेचा और जब बेचा तो बोला कि इस पर कोई कभी फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं खड़ी करेंगे, बी मान गया, बी ने यही लैंड सी को बेचा, लेकिन वो कंडीशन साथ साथ ही चलती है, वो कभी सेपरेट नहीं होती, और सी ने भाई ने फैक्ट्री लगा दी तो ए सी पर सीधा केस फाइल कर सकता है। और लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर टू एन एजेंट, जय वीरू बसंती, वीरू जय का एजेंट है, बसंती ने सामान परचेस करा, बसंती ने पेमेंट नहीं दिया तो जय बसंती पर केस फाइल कर सकता है। ओके, सो ये थे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके ये 7 एक्सेप्शंस। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आ रहा है और हम आज इसको कंप्लीट करेंगे, भला ही थोड़ा सा हमारा लेक्चर 10 से 15 मिनट एक्सटेंड क्यों ना हो जाए, बट वी विल कंप्लीट दिस। देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग वन मोर एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर दिस स्मॉल पार्ट, तो वी विल जस्ट कंप्लीट इट, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए। लास्ट पार्ट आपके इस यूनिट 2 से, एंड देन यूनिट 2 विल बी कंप्लीटली ओवर। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। चलिए, यहाँ पर भी एक जनरल रूल है, वो जनरल रूल क्या है जरा उसको हाईलाइट करेंगे। द जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है? बेटे हमने यूनिट 1 पढ़ा, यूनिट 1 में हमने देखा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ में टोटल 11 पॉइंट्स थे, उन्हीं 11 पॉइंट्स में से एक पॉइंट था कंसिडरेशन के ऊपर, जो कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, बिकॉज कमर्शियल वाला पार्ट इधर आना चाहिए। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को इज्जत है, कुछ आपको फायदा कुछ तो मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, आपको फायदा नहीं मिल रहा ना, बाय बाय, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये है जनरल रूल, ये है आम जिंदगी। लेकिन अभी जैसे ऊपर एक्सेप्शंस देखे, वैसे इस जनरल रूल को भी एक्सेप्शन है। सर कितने एक्सेप्शन है? बेटा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी टोटल 7 एक्सेप्शंस आर देयर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी 7 एक्सेप्शंस, और ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल रूल को भी देयर आर 7 एक्सेप्शंस। तो सर मतलब इस 7 एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? इन 7 एक्सेप्शंस में भले ही कंसिडरेशन ना हो, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वैलिड होगा। हम इसको बोलेंगे एक तरफा प्यार। हम इसको क्या बोलेंगे? एक तरफा प्यार। मतलब जहां पे केवल एक साइड से कंसिडरेशन जा रहा है, दूसरे साइड से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो नॉर्मल केस में ये वॉइड होना चाहिए। लेकिन लॉ ने कुछ डिफाइन किया है 7 एक्सेप्शंस, उन केस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, वॉइड नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं कौन से है वो 7 एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जहां पे प्यार की भावना से आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप ही के साइड से कंसिडरेशन उसको जा रहा है, उसके साइड से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपने एक नेचुरल प्रेम की भावना के प्रति उसके लिए किया है, तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। कैसे? जरा आइए देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर इसको वैलिड करने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो कंडीशंस को भी हम देखेंगे। बट लेट अस फर्स्ट सी सम एग्जाम्पल। A written and registered agreement based on natural love and affection between parties standing in near relation। कैसा रिलेशन? जैसे हस्बैंड वाइफ, ऐसा आपको देखना पड़ेगा, पापा बच्चा, भाई भाई, भाई बहन, ऐसा थोड़े से क्लोज रिलेशन, मतलब प्रेम की भावना वहां पर दिखनी चाहिए। टू ईच अदर इज एनफोर्सिएबल इवन विदाउट कंसिडरेशन, इज एनफोर्सिएबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देखते फिर कंडीशन देखेंगे। A husband by registered agreement promised to pay his earnings to his wife। एक हस्बैंड ने बोला, भगवान
मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो तुम्हें दे दूंगा। उसने बकायदा एग्रीमेंट कर दिया उसके साथ। और आगे क्या हुआ, हेल्ड, अगर हस्बैंड पैसा नहीं देता है, इन दिस केस भले ही हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा। अब बोलोगे सर हस्बैंड को क्या मिल रहा है? बेटे हस्बैंड पैसा दे रहा है, बदले में उसे वाइफ का प्यार मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रेम का रिलेशन है, बात समझ रहे हो, लव का रिलेशन है। तो अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट और लॉ की नज़र से देखो तो कंसिडरेशन केवल हस्बैंड की ओर से जा रहा है, वाइफ की ओर से तो कोई कंसिडरेशन नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। और अगर हस्बैंड पैसा नहीं देता है तो वाइफ हस्बैंड पर केस फाइल कर सकती है। ओके, आगे देखिए एक और एग्जांपल। ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज न्यूली वेडेड डॉटर इन लॉ अ गोल्डन नेकलेस वर्थ ₹5 लाख। क्या बात है। ए मेड द प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइंड इट एंड रजिस्टर्ड द सेम, द एग्रीमेंट इज वैलिड। ए एक ससुर है, उसने अपने नई नवेली बहू को वादा कर दिया कि भैया हम तुमको 5 लाख रुपए का नेकलेस गिफ्ट करेंगे। ये बकायदा उसने राइटिंग में दिया और इस एग्रीमेंट को रजिस्टर भी किया। अब अगर आप इसको ऊपर से देखो तो आप बोलोगे भैया इसमें तो बहू का फायदा हो रहा है, ससुर को क्या मिल रहा है? ससुर को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एक आशीर्वाद के रूप में उन्होंने दे दिया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी है, ये हस्बैंड वाइफ वाला, ये ससुर बहू का कॉन्ट्रैक्ट बेटा तभी वैलिड है जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती है। कौन सी कंडीशंस? पहली कंडीशन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इट मस्ट बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब सर लव और अफेक्शन को कैसे प्रूव करोगे? ये तो आपकी वकील की स्किल है, हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन पहली कंडीशन है प्यार का भाव होना चाहिए। दूसरा, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। नियर रिलेशन जैसे हस्बैंड वाइफ, सास ससुर हो गए, नॉट सास ससुर, ससुर बहू जो एग्जाम्पल हमने दिया उस हिसाब में। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ओरली का काम नहीं है, ये रिटर्न में होना चाहिए। और लास्ट में इट ऑल्सो मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। सर लॉ में रजिस्टर कैसे करते हैं? आपने कभी नोटरी का नाम सुना है? नोटरी, एडवोकेट से नोटरी करवा लेते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटरी? हैव यू हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नोटरी? बेसिकली अगर आपको कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करवाना है और ऐसा कोई उसके लिए कोई लीगल ऑफिस अवेलेबल नहीं है तो आप किसी एडवोकेट के पास जाइए, एडवोकेट को, वो एडवोकेट वहाँ पर आप उस पर स्टैंपिंग वैम्पिंग करके अपनी साइन करके देगा और वो जाके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उसको अपडेट कर देगा। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं नोटरी। तो नॉर्मल ये जो लव अफेक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट है इसका नोटरी करना चाहिए, है ना। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका नाम है नोटरी, लेकिन लॉ में हम इसको बोलेंगे रजिस्टर्ड अंडर लॉ। तो आपको एग्जाम में बेटे नोटरी नहीं लिखना है, आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि इसको नोटरी कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? सबसे पहला, प्यार का भाव होना चाहिए। सेकंड, जिसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनमें कोई रिलेशन होना चाहिए। थर्ड, क्या ये राइटिंग में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट लास्ट कंडीशन, ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर के प्लेन पेपर पे लिख दिया, ससुर ने साइन करी, बहू ने भी साइन कर दिया और पेपर घर में ही पड़ा है, उसको कोई वैलिडिटी नहीं है। उस पर नोटरी करवा के लाओ तो उसकी वैलिडिटी बनेगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। तो पहला है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन किया तो एज सच कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानेंगे बशर्ते ये कंडीशंस को आपने सेटिस्फाई करना है। ये पहला पॉइंट, एज सिंपल एज दैट। आगे देखिए, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। सर वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार। हाँ, अपने इच्छा अनुसार, कोई आपको बोला नहीं कि काम करने को, आपने अपने लिए काम किया। काम करते वक्त कोई पैसा कमाने का आपका भावना नहीं था। ये होता है बेटे, वो होता है ना इंसानियत के नाते, दोस्ती में आपने काम कर दिया, बिल्कुल इस हिसाब से। अभी क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor is enforceable under section 25 subsection 2। कैसा? in order to that promise to pay the past voluntary services be binding the following essential factor must be considered। मतलब जैसे ऊपर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कुछ कंडीशंस थी ना, इधर भी कुछ कंडीशन है, लेकिन पहले अपन एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन अपन क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। पप्पू को
राजू का बटुआ मिल गया। पप्पू फाइंड्स राजूज वॉलेट एंड गिव्स इट टू हिम। आर मतलब राजू प्रोमिसेस टू गिव पी रुपीज 10,000। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्जाम्पल करो कि आपका बटुआ कहीं पर रास्ते पर गिर गया था, किसी आदमी ने वो लाकर आपके घर दे दिया। अब उसकी कोई इच्छा नहीं है इससे कोई पैसा कमाने की, उसने आपसे पैसा मांगा भी नहीं, उसने तो एक इंसानियत के नाते आपको वापस दे दिया। आप बड़े खुश हो गए, आप बोले मोगैम्बो खुश हुआ, आपने बोला मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमको 50 रुपए पेमेंट करूंगा। बिल्कुल, आई प्रॉमिस यू टू मेक पेमेंट टू यू ऑफ ₹50। अब इस केस में अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो केवल आप 50 रुपए उसको दे रहे हो, उसके साइड से आपको क्या मिल रहा है? अब बोले कि सर उसने बटवा ला के दिया। अरे तो तुमने थोड़ी बोला था उसको ला के देने के लिए, उसने तो अपने से लाया। तो इट वॉज अ वॉलंटरी सर्विस, उसने तुमको कोई पैसा थोड़ी मांगा है, तुम तो खुद होके बोल रहे हो। बट भले ही इसमें एक तरफा कंसिडरेशन है, स्टिल ये वैलिड माना जाएगा। लेकिन रुको रुको रुको, इसको वैलिड मानने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन वो जानने से पहले एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। Mr. X had helped his nephew Mr. Y to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. Afterwards, Y won the case and he promised Mr. X to pay rupees 10,000. Held, this is a valid contract as it is a compensation for past services. X है और Y है। X का एक भतीजा है Y, वो शायद कोई तो कोर्ट केस चल रही थी उस पर, तो एक्स ने अपने भतीजे को पूरी मदद करी। एक्स बहुत होशियार है, उसने अपना पूरा लॉ का नॉलेज यूज करके भतीजे को जबरदस्त हेल्प करी और उसकी हेल्प की वजह से भतीजा केस जीत गया। भतीजा केस जीत गया। अब एक्स तो अपने भतीजे से पैसा थोड़ी लेगा, और एक्स ने कोई पैसे की भावना से काम भी नहीं करा था, एक जस्ट अपने भतीजे का कोई अच्छा चीज हो जाए इसके लिए उसने उसकी हेल्प कर दी। ठीक है, फिर भतीजा जब केस जीता तब भतीजे ने बोला काका सुनो, आपने मेरे लिए बहुत करा है, आपकी वजह से मैं केस जीता हूं, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आई विल मेक यू पेमेंट फॉर दिस। तो इस केस में इस केस में वाई जो भतीजा है अपने अंकल एक्स को प्रॉमिस करेगा कंसिडरेशन पेमेंट करने के लिए, भले ही उसको उस केस में कुछ मिला ना हो, कंसिडरेशन एक तरफा लग रहा हो, स्टिल दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये राजू वाला एग्जाम्पल, भतीजा अंकल वाला एग्जाम्पल, ये तभी वैलिड होगा जब ये चार कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। सर कौन सी चार कंडीशन, आइए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन, द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली। वो जो है पी, उसने आपको बटवा ला के दिया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था बेटा, उसने इंसानियत के नाते करा। यहाँ पर एक्स ने अपने भतीजे की हेल्प करी, पैसों के लिए नहीं करा, अब उसकी मन में इच्छा थी, वॉलंटरीली उसने करा। तो पहली कंडीशन है वॉलंटरी सर्विस होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, द सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिस। और पी ने आर के लिए करा, और जिसने पैसा पेमेंट के लिए प्रॉमिस करा है ना, उसके लिए आपने वॉलंटरी सर्विस करी होनी चाहिए। मतलब ये चाचा भतीजा के केस में भतीजे ने बोला ना चाचा को कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो जो चाचा ने वॉलंटरी सर्विस दी है वो भतीजे के लिए होनी चाहिए थी। ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड, द प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड। ऑब्वियसली भतीजे का वहां होना जरूरी है, और आर का, राजू का भी वहां होना जरूरी है। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट द प्रॉमिसी। और यहाँ पर प्रॉमिस होना चाहिए, है ना, प्रॉमिस करना चाहिए। भतीजा अगर ये नहीं बोलेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पेमेंट करने का, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। राजू अगर पप्पू को नहीं बोलेगा कि तुमने बटवा ला के दिया तो चलो भाई हम तुमको पेमेंट करेंगे, तो अगर वो प्रॉमिस ही नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, चार कंडीशन, क्या क्या, वॉलंटरी सर्विस होनी चाहिए, प्रॉमिसर के लिए सर्विस होनी चाहिए, आगे क्या, प्रॉमिसर उस समय वहां पर था और उसने लास्ट में प्रॉमिस करा कि मैं तुमको कॉम्पेंसेट करूंगा। ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो भले ही यहाँ पर एक तरफा कंडीशन लग रहा है, कंसिडरेशन लग रहा है, दूसरे साइड से कुछ नहीं आया, स्टिल हम इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सारे बच्चे एक बार मुझे बता दो, आर यू अंडरस्टैंडिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ सर। बोलिए। सर जब आर का वॉलेट मिला था पी को, तब वो प्रेजेंट थोड़ी था उधर, तो थर्ड कंडीशन में
वही ना फुलफिल। अरे मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस मतलब वो जिंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मर जाए। एग्जिस्टेंस का मतलब नॉट नेसेसरी उधर, वो जिंदा होना चाहिए वहां पे, ये मतलब है उसका। इन एग्जिस्टेंस का मतलब है जिंदा होना चाहिए, नॉट नेसेसरी उस जगह पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नाउ वी गो टू थर्ड वाला सर उधर पार्ट। है ना व्हेन द सर्विसेज आर रेंडर्ड। व्हेन द, क्या बोल रहे हो आप बेटे? देखो ना क्या लिखा हुआ है, अच्छे से व्हेन तो द पढ़ो। सर्विसेज वर द रेंडर्ड ऐसा तो प्रोमिसर, है ना द सर। प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वेर रेंडर। बेटे टाइम की बात हो रही है, प्लेस की बात थोड़ी हो रही है। वेयर थोड़ी बोला है, वर बोला है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर एंड वेयर ना। वेयर बोलते तो प्लेस की बात आती, और यहाँ तो क्लियर कट टाइम की बात हो रही है। समझ रहे हो क्या? अरे दिख रहा है आपको क्या लिखा हाँ हुआ है? सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट आता है मन में, लेकिन क्लैरिटी भी आनी चाहिए उसमें। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। ना व्हाट इज अ टाइम बार्ड डेट? ये लिमिटेशन एक्ट ने बताया हो बेटा। टाइम बार्ड डेट क्या है, पहले एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बार्ड डेट, और फिर हम इसका एग्जाम्पल लेके आगे चलेंगे। एग्जाम्पल ही क्रिएट करते हैं और उसी में पूरा समझा देंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। अब दो व्यक्ति है, एक है पी, अरे यार पी बहुत हो गया, इसको चेंज करेंगे। एक है आपका निशांत, एक है निशांत, और एक है विशाल। निशांत एंड विशाल। अब यहां पर निशांत ने विशाल को लोन दिया है, लोन ऑफ रुपीज 1 लाख, लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। विशाल को शायद कोई ज़रूरत थी, विशाल को, तो विशाल ने बोला निशान ने तेरे पास थोड़ा पैसा है मुझे दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगा बहुत जल्दी। तो निशान ने कहा ठीक है, ये ले 1 लाख रुपए, और आराम से जब तेरा काम हो जाए बिल्कुल हमें पैसे वापस दे देना। तो ये इन दोनों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब निशांत और विशाल क्योंकि दोस्त है, तो निशांत को लगा यार मैं अगर विशाल को बार बार पैसे रीपेमेंट के लिए याद दिलाऊंगा तो यार ये अच्छा नहीं लगेगा, एक एटिकेट्स अच्छे नहीं, मतलब ये दोस्ती के बीच पैसा नहीं आना चाहिए, ऐसा निशांत को लगता रहा। और विशाल इसी बात का फायदा उठाता रहा, और इसी अनबन में, इसी ना बोलने में 3 साल निकल गए। 3 साल हो गए, मतलब इट्स नाउ मोर देन 3 इयर्स। और पिछले 3 सालों में निशान ने लीगली कोई पैसा विशाल से मांगा ही नहीं। लीगली एक भी बार निशान ने विशाल से 1 लाख रुपए पैसा मांगा ही नहीं। फिर यहाँ पर लॉ कहता है, ऐसा लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है, देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा लिमिटेशन एक्ट में लिखा होता है जहां पर कोई डेट 3 साल से ऊपर हो जाती है, और उसको जो डेट का गिवर है वो उसको अगर वापस लीगली नहीं मांगता है, तो फिर इस केस में जिसको पैसा पेबल था, अगर उससे 3 सालों तक ओरिजिनल पर्सन ने पैसा नहीं मांगा, तो 3 सालों के बाद इस पैसे को लीगली मांगने की आपका राइट खत्म हो जाता है। 3 सालों बाद अगर इस पैसे को निशान ने विशाल से लीगली नहीं मांगा, तो इसी पैसे का नाम, इसी लोन का नाम बदल के क्या हो जाएगा, इट विल नाउ बिकम अ टाइम बार्ड डेट। और जब कोई डेट टाइम बार्ड हो जाती है, तो उस केस में अब निशांत विशाल से लीगली पैसा नहीं मांग सकता। अब वो लगे सर बट फिर निशांत का तो नुकसान हो गया। हाँ तो हो गया तो हो गया, 3 साल क्या सो रहा था क्या वो? तो 3 साल पहले उसने पैसा मांग लेना चाहिए था एक बार लीगली विशाल से, वो नहीं मांगा तो निशांत की गलती है। समझिए यहाँ पर गलती निशांत की है। 3 साल में पैसा नहीं मांगा तो लॉ ने बोला भैया अब तू चुप करके बैठ जा, ये अब टाइम बार्ड डेट हो चुका है, तू विशाल से लीगली पैसा नहीं मांग सकता। ये हो गया पहला हिस्सा। अब कहानी आगे बढ़ती है। आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, 5 सालों बाद क्या होता है, विशाल को बहुत बड़ा बिजनेस उसका बन जाता है और वो करोड़पति बन जाता है। फिर विशाल को एक दिन याद आती है कि अरे यार मैंने अपने दोस्त से ना 1 लाख रुपए का लोन लिया था, वो बेचारा मेरे से मांगा नहीं, लेकिन मैं भी कितना बेशर्म हूँ, कितना गंदा इंसान हूँ मैंने उसको पैसा वापस नहीं दिया यहाँ पर। तो विशाल को गिल्ट वाली फील होती है, और विशाल फोन करता है निशांत को, कहता है भाई सुन, तेरा भाई अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, तेरा 1 लाख रुपए ब्याज के सहित तेरे को पूरा वापस करूंगा। आई प्रॉमिस टू पे यू बैक ₹1 लाख दैट आई हैड टेकन यू 5 years बैक। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या,
पहले जब 3 साल गुजर गए, जब निशांत ने विशाल से पैसा नहीं मांगा, तो ये टाइम बार्ड डेट बन गया। मतलब अब विशाल की कोई लाइबिलिटी नहीं है निशांत को पैसा वापस देने की, ना ही निशांत लीगली पैसा मांग सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यही खत्म हो गया। अब 5 सालों बाद विशाल ने निशांत को फोन करके बोला कि भैया भाई तेरा पैसा तेरे को वापस देगा, पूरे ब्याज के साथ वापस देगा। ऐसा विशाल ने निशांत को फोन करके बोला। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट अब आया है जहां पर विशाल ने रीपेमेंट का, टाइम बाय डेट के रीपेमेंट का प्रॉमिस किया है। इस केस में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, टाइम बाय डेट मतलब खत्म। बट अब क्योंकि विशाल ने प्रॉमिस करा है टाइम बाय डेट का वापस रीपेमेंट करने के लिए, तो ऊपर ऊपर देखकर हमको लगता है कि यार निशांत ने तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन विशाल फिर भी प्रॉमिस कर रहा है। स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक तरफा ही कंसिडरेशन जा रहा है, बिकॉज आप बोलोगे सर लेकिन लोन तो निशांत ने दिया था। बेटे टाइम बाय डेट होने पर वो खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर किसका कोई संबंध नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इज डेड। अभी नया कॉन्ट्रैक्ट है जिधर विशाल प्रॉमिस कर रहा है, और क्योंकि वो टाइम बाय डेट है तो भले ही कंसिडरेशन उसमें निशांत से कुछ नहीं आ रहा, स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया ये है वो वाला एग्जाम्पल, प्रॉमिस ऑफ पेइंग अ टाइम बार्ड डेट। चलिए एजेंसी की बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जय वीरू बसंती। तो जय और वीरू के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। जय ने वीरू को फोन करा, वीरू आज से तू मेरा एजेंट है, तू आज से इंदौर में मेरे लिए कपड़े बेचेगा, पूरी जो हमारे दिल्ली के कपड़े तू पूरा इंदौर में बेचेगा, और जो भी उससे पैसा आएगा उसमें से कमीशन तू रख लियो, तू कमीशन उसमें से ले लेना और बैलेंस पैसा मुझे ट्रांसफर कर देना। और दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, एजेंसी का एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो आज अगर आप देखो तो ना जय ने कुछ पैसा दिया है ना वीरू ने कुछ पैसा दिया है, लेकिन स्टिल ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आज वैलिड है। भले इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन स्टिल दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल रूल तो कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन एजेंसी इसके एक्सेप्शन में आता है। तो एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन है, स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब बस बेटा लास्ट के 3 बचे, बहुत जल्द अगले 10 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर ये यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कंप्लीटेड गिफ्ट। नाउ व्हाट इज अ कंप्लीटेड गिफ्ट? देखो, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड द डोनी of any gift actually made, thus gifts do not require any consideration। अभी देखिए बेटा, लॉ के केस में कंप्लीटेड गिफ्ट का थोड़ा अलग मतलब है। आप जो बर्थडे पे गिफ्ट देते, शादियों में जो गिफ्ट देते हैं उसको कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं बोलेंगे। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब जहां पर गिफ्ट डीड बनाई जाती है। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब क्या बनाया जाता है? गिफ्ट डीड। अब इमेजिन करो, एक दादी है और उसका पोता है, दादी है पोता है, पोता है दादी है। दादी का अपने पोते पे बड़ा प्यार है, और दादी को लगा कि चलो अभी पोता जो है वो 20 साल का हो रहा है, सो लाइक उसने अपने एज का 20 ईयर कंप्लीट करे है। दादी ने 50 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया अपने पोते को उसके बर्थडे पे, और ऐसा लिख करके दिया, गिफ्ट डीड में लिख दिया दैट आई प्रॉमिस टू गिफ्ट ₹50 लाख टू माई सन, इन क्या बोल सकते उसको, ग्रैंडसन। उसको ग्रैंडसन कहेंगे, पोते को ग्रैंडसन ही कहते। तो उसको 50 लाख रुपए का मैं गिफ्ट दे रही हूँ, और बकायदा ये बॉन्ड पेपर पर लिख कर वो देगी। तो यहाँ पर दादी और पोते के बीच जो है ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट। बेटा जो शादियों में आप जो लिफाफे देते हो, जो बर्थडे पे अपने दोस्त को गिफ्ट देते हो, वो गिफ्ट की बात नहीं हो रही है। अगर गिफ्ट डीड बनाकर गिफ्ट दे रहे हो, बर्थडे पे अगर आप ऐसा बॉन्ड पेपर दे रहे हो, भैया ये ले गिफ्ट और ये ले बॉन्ड पेपर, साथ में गिफ्ट डीड तेको बना के दिया, तो वो गिफ्ट डीड माना जाएगा। बट मुझे नहीं लगता आप ऐसा कभी करते होंगे, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटेड गिफ्ट का वो मतलब है, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी गो टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? देखिए, बेलमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी कोई चीज किसी को देते हो संभालने के लिए, आप कहीं जा रहे थे, आपकी बाइक आपने क्या करी, अपने दोस्त को दे दी। आपने बोला यार एक काम कर देख, मैं ना 3 सालों के लिए पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा हूँ,
तो और घर पे इस बाइक को चलाने वाला कोई है नहीं, घर पे पढ़ पढ़ के तो खराब हो जाएगी। एक काम कर, ये चाबी और बाइक तू रख, तू चला, मजे कर, लेकिन इसका ध्यान रख, जब मैं 3 साल के बाद वापस आऊंगा ये बाइक तू मुझे वापस दे देना। तो आपके दोस्त ने बोला चल कोई नहीं यार, ये बाइक का भरपूर ध्यान रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जब आप अपनी कोई चीज़ किसी को संभालने के लिए देते हो और एक टाइम पीरियड के बाद आप उससे वापस लेते हो, तो आपके और उस संभालने वाले के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेटा, उसको कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उसको क्या कहते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। इसमें कंसिडरेशन किसको कुछ नहीं मिल रहा, इसमें कंसिडरेशन किसी को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। देखिए एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मिस्टर ए हैंड ओवर द कीज ऑफ हिज गोडाउन टू मिस्टर वाई एज मिस्टर वाई हैज डिपॉजिटेड हिज गुड्स in the same. Mr. Y gets possession of the godown but not the ownership. As soon as Mr. Y lifts his godown from क्या हो गया, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने। as Mr. Y lifts his goods from godown he is liable to hand over the keys back to Mr. A। क्या समझे यहाँ से? ए ने क्या करा, अपने गोडाउन की चाबियां वाई को दे दी, अपनी गोडाउन की चाबियां वाई को दे दी और बोला कि तू अगर यूज करना चाहता है तो गोडाउन यूज कर ले। तो वाई ने क्या क्या करा, अपने गुड्स जाकर वहां पर रख दिए कुछ समय के लिए। फिर जब उसका काम हो गया तो उसने अपने गुड्स वहां से वापस निकाल लिए। तो जब वापस निकाले ना, तो वाई की जिम्मेदारी बनती है कि वो गोडाउन की कीज वो ए को वापस दे दे, बिकॉज ओरिजिनल ओनरशिप गोडाउन की किसकी है? ए की है। ए ने तो केवल संभालने के लिए अपने दोस्ती के तहत ये गोडाउन उसको यूज करने दिया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाई उसका ओनर बन जाएगा। ए ने तो संभालने के लिए दिया था वाई को, वाई ने अपने गुड्स स्टोर करे, जब काम हो गया तो वाई ने अपने गुड्स निकाल लिए, तो वाई की जिम्मेदारी बनती है कि वो गोडाउन की चाबियां ए को वापस दे दे, बिकॉज ए और वाई और ए के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये गोडाउन को लेकर के, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नॉर्मल कमर्शियल टर्म्स में क्या होता है, ऐसा गोडाउन आप रेंट पर देते हो, तो अगर आप रेंट पर दे रहे हो तो वो एक अलग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन बेलमेंट के केस में क्या हो रहा है, ए ने बोला चल भाई वाई, मेरा वैसा भी ये स्पेस फ्री पड़ा है, तेरे को यूज करना है तो कर ले, तेरा जो गोडाउन का सामान है वो रख ले, और जब तेरा काम हो जाएगा मुझे गोडाउन की चाबियां वापस दे देना। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये इसको आप कंपेयर करो वो बाइक वाले एग्जाम्पल से, कि आपने अपने दोस्त को बाइक दिया, 3 साल बाद आप जब वापस आए तो उसकी जिम्मेदारी बनती कि वो आपको आपकी अमानत वापस कर दे। तो ये जो अमानत देना और उसको वापस लेना, ये जो होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और ये वैलिड है, ये वैलिड है। और लास्ट एक्सेप्शन है चैरिटी का। लास्ट एक्सेप्शन है चैरिटी का। चैरिटी, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं यहां पर इतना दान करूंगा, आपने प्रॉमिस करा, सोशल मीडिया पर बोल दिया, किसी पॉलिटिकल रैली में जाकर आपने खुल्लम खुल्ला प्रॉमिस कर दिया कि यस मैं कोविड के तहत 1 करोड़ रुपए का जो है वो चैरिटी करूंगा ताकि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, वैक्सीनेशन मिले। आपने अनाउंसमेंट करा, हाँ, और आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन भी करा कि ठीक है भैया मैं जो है यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ और ये लिख कर दे रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपए आपको भेज दूंगा ताकि लोगों की मदद हो जाए। आप घर चले गए और आपकी नीयत घूम गई, आपने पैसा वापस दिया नहीं, आपने 1 करोड़ भेजा नहीं, तो इस केस में लॉ में आपको सजा होगी। बिकॉज चैरिटी जब आप करते हो तो सिर्फ आपके साइड से कुछ जा रहा है, सामने से कुछ आपको मिलता है क्या? आपने कोविड के पेशेंट की हेल्प करी तो आपके साइड से उसको कंसिडरेशन मिला, पैसा मिला, उसके साइड से आपको क्या मिला? आप बोलेंगे सर दुआओं में याद रखना। बेटा दुआ की कोई वैल्यू नहीं होती लॉ की नज़र में, तो हम उसको बोलेंगे कि कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है उसके साइड से, लेकिन स्टिल चैरिटी करना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। चैरिटी करना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर ये एक्सेप्शन की जो लिस्ट है ये खत्म होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल रूल। जनरल रूल कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं है या एक तरफा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। लेकिन लॉ ने 7 एक्सेप्शंस बनाए। कौन कौन से? सबसे पहला, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर आप प्यार के भाव के प्रति किसी को कुछ प्रॉमिस करते हो देने का, आपने उसको लिख के दिया और उसको रजिस्टर भी किया, और मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो ये जो आपका प्यार के प्रति जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको वैलिड बोलेंगे, भले उसमें एक तरफा कंसिडरेशन हो। सिमिलरली ये कॉम्पेंसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज,
ये एक्स वाई का एग्जाम्पल, वो वॉलेट वाले का एग्जाम्पल, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सर्विसेज वॉलंटरी थी, फिर आपने भी प्रॉमिस किया और आप उस समय कहीं पर तो भी थे जब वो सर्विसेज हो रही थी, वहीं थे या कहीं और थे, लेकिन एग्जिस्टेंस में तो आप थे और आपने उसका प्रॉमिस किया। सामने वाले ने वॉलंटरी सर्विस दी है, उसका कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं था, और उसके बाद अगर आप उसको प्रॉमिस करते हो पेमेंट करने का वापस, तो देन ऑल्सो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद टाइम बार डेट का अगर आपको एग्जाम्पल है तो निशांत विशाल का एग्जाम्पल याद आ जाना चाहिए। एजेंसी जय वीरू का भी विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है। कंप्लीटेड गिफ्ट, दादी उसका पोता बर्थडे के दिन 50 लाख रुपए गिफ्ट करे डीड बना करके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट, ए और वाई का एग्जाम्पल, गोडाउन दिया यूज करने के लिए, जब वाई का खत्म हो गया तो भैया चाबियां दे देना वापस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आपने अपने दोस्त को दिया बाइक यूज करने के लिए, फिर उसे आप वापस ले रहे हो, कोई पैसे वैसे की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और चैरिटी का प्रॉमिस कहीं पर करके आए हो तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो चैरिटी करने से पहले सोच लिया करो कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। एक बार अनाउंसमेंट कर दी तो अगर आपने नहीं करा तो बेटा आपको पनिशमेंट होगी, फिर बोला ही क्यों आपने, पहले टाइम पास नहीं करना था लोगों का। दैट इज दैट पॉइंट। So these are the 7 exceptions to the general rule of no consideration, no contract. So यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 पूरी तरीके से खत्म होता है।